नमस्कार दोस्तों, ये अपनी एन की कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक चल रही है। विश्व इतिहास के कुछ विषय हैं, इसमें अपना तीसरा पाठ चल रहा है। अब यहाँ से शुरू करेंगे अपन चंगेज खान और मंगोलों का विश्व इतिहास में स्थान। ठीक है, इससे पहले अपन ने ये पढ़ा है यास क्या है, देख लेते हैं एक बार। हैं 1221 में बुखारा पर विजय प्राप्त करने के बाद चंगेज खान ने वहाँ के अमीर मुसलमान निवासियों को उत्सव मैदान में एकत्रित कर उनकी भर्त्सना की। उसने उनको पापी कहा और चेतावनी दी कि इन पापों के प्रायश्चित स्वरूप उनको अपना छिपा हुआ धन उसे देना पड़ेगा। यह वर्णन करने योग्य एक नाटकीय घटना थी जिसको लोगों ने लंबे समय तक याद रखा और उस पर चित्र बनाए। 16वीं शताब्दी के अंत में चंगेज खान के सबसे बड़े पुत्र जोची का एक दूर का वंशज अब्दुल्ला खान बुखारा के उसी उत्सव मैदान में गया। चंगेज खान के विपरीत अब्दुल्ला खान वहां छुट्टी की नमाज अदा करने गया। उसके इतिहासकार हाफिज ए तानिस ने अपने स्वामी की मुस्लिम धर्मपरायणता का विवरण अपने व्रत में दिया और साथ में यह चौंका देने वाली टिप्पणी की कि यह चंगेज खान के यास के अनुसार था। यास क्या है? यास मंगोल जनजाति। डेविड आयलॉन है ना, और गजन खान का भाषण, इसको देख लेते हैं। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल साम्राज्य, ये रेड वाली है ना, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल साम्राज्य। ठीक है, 1259 के पश्चात मंगोल अभियान, ये नीले वाली, 1259 के पश्चात इधर नहीं आया भाई भारत में, है ना। और रेशम मार्ग की दशा दिशा भारत में नहीं आए। दमिश्क, भूमध्य सागर, अरब, लाल सागर, फारस की खाड़ी, ओमुर्ज, एल खान साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, हिमालय, भारत, बर्मा, महान खान साम्राज्य, तुर्फान, ताशकंद, बुखारा, समरकंद, वल्क है शायद ये, वल्क, निशापुर, गोल्डन होर्ड का खानेत, कराकोरम, मास्को। आगे चलते हैं ना, आज के चैप्टर पे चलते हैं अपन। चंगेज खान और मंगोलों का विश्व इतिहास में स्थान। आज जब हम चंगेज खान को याद करते हैं तो हमारी कल्पना में ऐसी तस्वीर आती है जैसे कि एक विजेता, नगरों को ध्वस्त करने वाला और एक ऐसे व्यक्ति की जो हजारों लोगों की मृत्यु का उत्तरदायी है। 13वीं शताब्दी के चीन, ईरान और पूर्वी यूरोप के नगरवासी स्टेपी के इन गिरोहों को भय और घृणा की दृष्टि से देखते थे। फिर भी मंगोलों के लिए चंगेज खान अब तक का सबसे महान शासक था। 13वीं शताब्दी के चीन, ईरान और पूर्वी यूरोप के नगरवासी स्टेपी के इन ग्रहों को भय और घृणा की दृष्टि से देखते थे। एक मिनट दोबारा से। आज जब हम चंगेज खान को याद करते हैं तो हमारी कल्पना में ऐसी तस्वीरें आती है जैसे कि एक विजेता, नगरों को ध्वस्त करने वाला और एक ऐसे व्यक्ति की जो हजारों लोगों की मृत्यु का उत्तरदायी है। 13वीं शताब्दी के चीन, ईरान और पूर्वी यूरोप के नगरवासी स्टेपी के इन ग्रहों को भय और घृणा की दृष्टि से देखते थे। फिर भी मंगोलों के लिए चंगेज खान अब तक का सबसे महान शासक था। उसने मंगोलों को संगठित किया, लंबे समय से चली आ रही कबीलाई लड़ाइयों और चीनियों द्वारा शोषण से मुक्ति दिलवाई। साथ ही उन्हें समृद्ध बनाया, एक शानदार परमहाद्वीपीय साम्राज्य बनाया और व्यापार के रास्तों और बाजारों को पुनर्स्थापित किया जिनसे वेनिस के मार्को पोलो की तरह दूर के यात्री आकृष्ट हुए। चंगेज खान के इन परस्पर विरोधी चित्रों का कारण एकमात्र परिप्रेक्ष्य की भिन्नता नहीं, बल्कि ये विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि किस तरह से एक
प्रभावशाली दृष्टिकोण अन्य को पूरी तरह से मिटा देता है। चित्रों का कारण एकमात्र परिप्रेक्ष्य की भिन्नता नहीं, बल्कि ये विचार हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि किस तरह से एक प्रभावशाली दृष्टिकोण अन्य को पूरी तरह से मिटा देता है। स्थानबद्ध पराजित लोगों की सोच से परे कुछ देर के लिए 13वीं शताब्दी के उस छोटे से मंगोल अधिराज्य के बारे में सोचिए, जिसने विविध मतों और आस्था वाले लोगों को सम्मिलित किया। हालांकि मंगोल शासक स्वयं भी विभिन्न धर्मों, आस्थाओं से संबंध रखने वाले थे, समन, बौद्ध, ईसाई, अंततः इस्लाम, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक नीतियों पर अपने व्यक्तिक मत कभी नहीं थोपे। मंगोल शासकों ने सब जातियों और धर्मों के लोगों को अपने यहाँ प्रशासकों और हथियारबंद सैन्य दल के रूप में भर्ती किया। भेदभाव नहीं किया भाई उन्होंने धार्मिक रूप से। आई समझ में? कुछ अकबर की नीतियाँ अपनाई थी। इनका शासन बहुजातीय, बहुभाषी, बहुधार्मिक था, जिसको अपने बहुविध संविधान का कोई भय नहीं था। यह उस समय के लिए एक असामान्य बात थी। इतिहासकार अब उन विधियों का अध्ययन करने में लगे हैं जिनके माध्यम से मंगोल अपने बाद में आने वाली शासन प्रणालियों, जैसे कि भारत में मुगल शासकों की के अनुसरण के लिए आदर्श प्रस्तुत कर सकें। मंगोलों और किसी भी यायावर शासन प्रणाली से संबंधित जिस तरह के पिल्ले हैं, उनसे यह समझना वस्तुतः असंभव है कि वह कौन सा ऐसा प्रमाण स्रोत था जिसने साम्राज्य निर्माण की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अनेक समुदाय में बटे हुए लोगों का एक परिसंघ बनाया। निर्माण की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अनेक समुदाय में बटे हुए लोगों का एक परिसंघ बनाया। अंततः मंगोल साम्राज्य भिन्न भिन्न वातावरण में परिवर्तित हो गया, तथापि मंगोल साम्राज्य के संस्थापक की प्रेरणा एक प्रभावशाली शक्ति बनी रही। निर्माण की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अनेक समुदाय में बटे हुए लोगों का एक परिसंघ बनाया। अंततः मंगोल साम्राज्य भिन्न भिन्न वातावरण में परिवर्तित हो गया, तथापि मंगोल साम्राज्य के संस्थापक की प्रेरणा एक प्रभावशाली शक्ति बनी रही। 14वीं शताब्दी के अंत में एक अन्य राजा तैमूर, जो एक विश्वव्यापी राज्य की आकांक्षा रखता था, ने अपने को राजा घोषित करने में संकोच का अनुभव किया। तैमूर किस शताब्दी से संबंधित है? 14वीं शताब्दी के अंत में। तैमूर 14वीं शताब्दी के अंत में अपने को राजा घोषित करने में संकोच का अनुभव किया, क्योंकि वह चंगेज खान का वंशज नहीं था। जब उसने अपनी स्वतंत्र संप्रभुता की घोषणा की तो अपने को चंगेज खानी परिवार के दामाद के रूप में प्रस्तुत किया। चंगेज खानी दामाद के रूप में। आज दशकों के रूसी नियंत्रण के बाद मंगोलिया एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है भाई। उसने चंगेज खान को एक महान राष्ट्र नायक के रूप में लिया है, जिसका सार्वजनिक रूप से सम्मान किया जाता है और जिसकी उपलब्धियों का वर्णन गर्व के साथ किया जाता है। मंगोलिया के इतिहास में इस निर्णायक समय पर चंगेज खान एक बार फिर मंगोलों के लिए एक आराध्य व्यक्ति के रूप में उभरकर सामने आया है, जो महान अतीत की स्मृतियों को जागृत कर राष्ट्र की पहचान बनाने की दिशा में शक्ति प्रदान करने के साथ साथ राष्ट्र को भविष्य की ओर ले जाएगा। कुबलई खान और चावी शिविर में चित्र है। कुबलई खान और चावी शिविर में पाठ तो हो गया, लेकिन जो रह रहे हैं उनको देख लेते हैं। मंगोलों द्वारा बगदाद पर कब्जा। रशीद अल दीन तबरेज का इतिवृत्त में दिया गया 14वीं शताब्दी का एक लघु क्षेत्र। रशीद अल दीन तबरेज का इतिवृत्त में दिया गया 14वीं शताब्दी का एक लघु चित्र। ये इतिहासकार है भाई। इतिवृत्त एल्बम समझ सकते हैं अपन। बगदाद पर कब्जा। जब इसमें भाई नाव दिख रही है ना, जहाज भी दिख रहे हैं और
ये पाठ था भाई। हैं, आई बात समझ में। मंगोल वंश को देख लेते हैं। बहुविवाहित चंगेज खान अनेक बच्चों के जनक थे। उनकी पट्टानी वोरतों के गर्भ से जन्मे चारों पुत्र उनके वंश वृक्ष की शाखाएं बने। वोरतो, उनके ज्येष्ठ पुत्र जोची के परिवार में कोई भी सूरमा प्रसिद्ध खान पैदा नहीं है। जोची, जोची एरिया है ना, पैदा नहीं हुआ, परंतु उस परिवार के पास अपार शक्ति थी। गोमुख की मृत्यु के पश्चात जोची के पुत्र बातु के ओगोदई के वंश को समर्थन से इनकार के कारण शक्ति तलुई परिवार के हाथों में आ गई। तलुई सूरमा नहीं हुआ, परंतु उस परिवार के पास अपार शक्ति थी। गोमुख की मृत्यु के पश्चात जोची जोची के पुत्र बातु के ओगोदई के वंश को समर्थन से इनकार के कारण शक्ति तुलई परिवार के हाथों में आ गई। जोची का पुत्र कौन था? ये बातु है ना। बातु के बाद किस में आ गई? तलुई परिवार के हाथों में। तलुई किधर है भाई? तलुई ये है, तलुई परिवार है, ये अलग शाखा है। तलुई परिवार, तलुई। जिससे मौके और कबूली के लिए सत्ता के द्वार खोल दिए गए। तलुई भरके और आरिक बोके की कोई प्रतिमा उपलब्ध नहीं है। गणित नामी सूरवीरों खानों के अतिरिक्त अन्य सभी को उनके परंपरागत मुड़े हुए सिरों के साथ दिखाया गया है। ये बात समझ में नहीं आ रही है। गणित नामी सूरवीरों खानों के अतिरिक्त अन्य सभी को उनके परंपरागत मुड़े हुए सिरों के साथ दिखाया गया है। चंगेज, ओगोदई, चगताई, जोची। चगताई तुर्क थे है, और फिर एक अलग शाखा जा रही है। ये वैसे देखी जाए 4 शाखा है, 1 2 3 और ये 4 है ना। फिर चगताई से कोई नहीं था, फिर जोची से बातु, फिर बातु से बरके और ओगोदई से गोमुख है। फिर तलुई से है आरिकबाके है ना, हलाकू, कबलाई और मांके। ये 3 है, मांके, कबलाई और हलाकू। मंगोल है। किरिलताई क्या होती थी? सरकारों की परिषद होती थी एक तरह की। उलूस क्या है? शायद सीमा को बोलते हैं उलूस। इस नवीन श्रेणी में चंगेज खान के नव विजित लोगों का शासन करने का उत्तरदायी अपने चारों पुत्रों को सौंप दिया। इससे उलूस का गठन हुआ। चारों पुत्र कौन कौन थे? 4 पुत्र यही है, जोची, चगताई, ओगोदई और एक ये और है तलुई। ठीक। इसके बाद में कुल, कबीले और तुमुन हैं। सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक संगठन। चंगेज खान के उपरांत मंगोल। ये सन में से आ सकता है भाई कोई क्वेश्चन है, चल देख लेते हैं यार। 1167 तेमू, जिनका जन्म मंगोल का नाम था, ये चंगेज खान का नाम था, ये है ना, तेमुजिन। 1160 और 70 के दशक दास्ता और संघर्ष के वर्ष। 1180 और 90 के दशक संधि संबंधों का काल। 1203 से 27 विस्तार और विजय। लगभग 1167, 1160 और 70 के दशक दास्ता और संघर्ष के वर्ष। 1180 और 90 के दशक संधि संबंधों का काल। 1203 विस्तार और विजय। 1203 से 27
1206 तुमेजिन को चंगेज खान यानी मंगोलों का सार्वभौम शासक घोषित किया। किसको? तुमेजिन। तुमेजिन वही है चंगेज खान। 1227 चंगेज खान की मृत्यु। 1227-41 चंगेज खान के पुत्र ओगोदेई का शासनकाल। ओगोदेई, ओगोदेई, ओगोदेई एरिया देख, एरिया ओगोदेई देख, वो पेड़ बना रहा था ना ओगोदेई, ये है ओगोदेई, ओगोदेई, ठीक। 1227 से 60 तीन महान खानों का शासन और मंगोल एकता की स्थापना। बाटू के अधीन रूस, हंगरी, पोलैंड, राष्ट्रीय पर आक्रमण। बाटू चंगेज खान के सबसे बड़े पुत्र जोची का पुत्र था। बाटू चंगेज खान के सबसे बड़े पुत्र जोची का पुत्र था। 1246-49 ओगोदेई के पुत्र गुयुक का काल। 1251-60 मोके चंगेज खान के पुत्र तुलू के पुत्र का काल। 1253-55 मोके के अधीन ईरान और चीन में पुनः आक्रमण। 1257-67 बाटू के पुत्र वर्के का राज्यकाल। सुनहरा गिरोह यानी कि गोल्डन ऑलरी किसके समय? बाटू के पुत्र वर्के का नेस्टोरियन ईसाई धर्म से इस्लाम धर्म की ओर पुनः प्रवृत्त होना। 1350 के दशक में उनका इस्लाम में निश्चयात्मक रूप से धर्मांतरण हुआ। एल खान के विरुद्ध गोल्डन हॉर्ड्स और मिस्र देश की मैत्री का प्रारंभ। गोल्डन हॉर्ड। 1258 बगदाद पर अधिकार और अब्बासी खिलाफत का अंत। मौके के छोटे भाई हुलेगू के अधीन ईरान में एल खानी राज्य की स्थापना। जोचिद और एल खान के मध्य संघर्ष का प्रारंभ। 1260 पेकिंग में महान खान के रूप में कुबलई खान का राज्यारोहण। महान खान के रूप में कौन जाना जाता है? कुबलई खान। चंगेज खान के उत्तराधिकारियों में संघर्ष। मुगल राज्य अनेक स्वतंत्र भागों में अनेक वंशों में विभक्त। तोलुई, चगताई और जोची ओगोदेई का वंश पराजित हो गया और तोलू युद्ध में मिल गया। तोलुई, चगताई और जोची ओगोदेई का वंश पराजित हो गया और तोलू युद्ध में मिल गया। यानी कि अलग अलग परिवार के अलग अलग मुखिया थे, ठीक है ना, क्योंकि सबको बांट दिया था कि भाई तुम्हारा राज्य की सीमा में खूब ऐश करो और आराम करो और राज करो बढ़िया तरीके से। यानी बांट दिया था भाइयों में शासन को। किसने? मंगोल ने, बस चंगेज़ खान ने। जैसे कि ये चंगेज़ खान है तो इसके पुत्र थे 4, तो उनको चारों को दे दिया कि भाई तुम्हारा ये एरिया है, तुम्हारा ये एरिया है, तुम्हारा ये एरिया है, सब हिल मिल के रहो और बढ़िया करो। लेकिन ये चंगेज़ खान के समय ही सही रहे थे, बढ़िया रहे थे, बढ़िया हिल मिल के रहे थे। लेकिन इसके बाद में इनमें अपने सांप्रदायिक या फिर अपने शासन के लिए या फिर कुर्सी के लिए लड़ाई होने लग गई, आपस में लड़ने लग गए। तोली युद्ध। चीन का युआन वंश और ईरान का एलखानी राज्य। चगताई उत्तरी तुर्क के स्टेपी क्षेत्र और तुर्किस्तान में। रूस स्टेप क्षेत्र में जो चिद वंश थे इन्हें परिव्यक्त गोल्डन हॉर्ड के नाम से वर्णन करते थे। आदिवासी वंश में चंगेज़ खान ऐसे ही नहीं बना था भाई। चंगेज़ खान ने बहुत छोटे से शुरुआत की थी, फिर उसने आसपास के छोटे छोटे जो राज्य थे या फिर इलाके थे उनको कब्जा किया, फिर उन पर आक्रमण किया। उनको आक्रमण करने के बाद में फिर बड़े कबीले ने इन पर आक्रमण किया, फिर बड़े कबीले की फिर मान्यता ली। मान्यता लेने के बाद में फिर बाहर के जो छोटे मोटे देश हैं उन पर आक्रमण किया और उनके आक्रमण करने के बाद में और जिनको भी जीता उनके साथ में भेदभाव नहीं किया, कभी धर्म के आधार पर वगैरह वगैरह। भाई तुम्हारा धर्म तुम खूब मानो, धर्म में पक्षपात नहीं किया। लेकिन जैसे कि अगर विद्रोह वगैरह किया तो उनको कठोर दंड दिया था। ऐसे बना था भाई, जब सभी को साथ में लेके चला था चंगेज़ खान।
युआन राजवंश का अंत 1368। ईरान में इल्खानी शासक गजन खान का शासनकाल। उसने बौद्ध धर्म से इस्लाम में धर्मांतरण के बाद धीरे धीरे अन्य इल्खानी सरदारों का भी धर्मांतरण होने लगा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मंगोलिया का आक्रमण। आगे चलते हैं। चंगेज खान का जीवन व्रत। मंगोलों की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि। बुखारा पर कब्जा। मंगोल साम्राज्य। निजापुर, हेरात, बल्ख, हिमालय पर्वत श्रृंखला। भूमिका। वैसे पाठ बड़ा नहीं है ये, हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।